नाज़रीन मोहतरम, 33वीं किस्त में आप सुन चुके हैं कि पाकिस्तान का भगोड़ा एक कर्नल वहां से भागकर इंडिया पहुंचता है। उसके पहुंचते ही खान को एक नया टारगेट दिया जाता है कि उस कर्नल को सफाई हस्ती से खत्म कर दिया जाए। खान उस अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कर्नल के पास पहुंचता है और कर्नल को अपने निशाने पर रख लेता है। अब 34वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। उसका दिल पुकार रहा था कि उसके इस्लाफ की कुर्बानियां जाया करने वाले यही गद्दार हैं। ये कर्नल पाकिस्तान का नहीं, तारीख का दुश्मन था। उसने सोचा इसकी मौत ऐसी हो कि दूसरे नसीहत इख्तियार करें और उसके वरगलाने वालों को भी इल्म हो जाए कि अब मुसलमान इन नंग मिल्लत गद्दारों को सजा भी दे सकते हैं। नहीं कर्नल, मैं इतनी बेबसी से अपने पूर्व पाकिस्तान को मरने नहीं दूंगा। वो बुड़बुड़ाया और उसने तमाम कागजात इकट्ठे करके सामने वाली खिड़की के सामने लटकते पर्दे के नीचे ढेर कर दिए। फाइल अलग करना वो नहीं भूला था जो उसके जिस्म का हिस्सा बन चुकी थी। फिर कर्नल ही के सिगरेट लाइटर से उसने इन कागजात को आग लगा दी थी। जब तक पर्दों ने आग न पकड़ी वो वहीं खड़ा रहा। मेज पर रखी कमरे की चाबी उसने उठा ली थी। अब उसने मेज को आग के शोलों के नजदीक कर दिया था। अबनूसी लकड़ी की मेज ने फौरन आग पकड़ ली। वो कमरे में मौजूद तमाम फर्नीचर को दीवानवार आग में झोंकता चला गया। धुएं से कमरा भरने लगा था। जब वो बाहर निकल आया उसने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था और अब वो इसी रास्ते से वापस जा रहा था जिससे यहाँ अंदर दाखिल हुआ था। वापसी का सफर उसने दीवानावार भागते हुए तय किया था। सिनेमा के बाहर ही रुक कर उसने एक पान सिगरेट की दुकान से पान खरीदा और मुंह में डालकर चबाने लगा। सिनेमा हॉल के दरवाजे अब खुलने लगे थे। आखिरी शो खत्म हो गया था। उसने कुछ लोगों के बाहर निकलने का इंतजार किया। जब साइकिल स्टैंड पर खासा रश हो गया तो उसने भी अपनी मोटरसाइकिल बाहर निकाली और घर की तरफ चल दिया। घर वापस जाते हुए उसने जानबूझकर वही रास्ता इख्तियार किया था जो उसी मॉडर्न कॉलोनी से गुजर कर जाता था। बंगले के बाहर लोग इकट्ठे होकर शोर मचा रहे थे और शोले आसमान को छूने लगे थे। सारा बंगला आग की लपेट में आ चुका था। एक फीकी सी मुस्कुराहट खुद बखुद उसके होंठों पर फैल गई। उसे बिल्कुल ऐसा ही एहसास हुआ था जैसे किसी मजदूर को दिन भर की मजदूरी के बाद मिलने वाला इनाम हासिल करने के बाद होता है। कुछ और मोटरसाइकिल सवार भी वहां रुक रुक कर आग का नजारा करने लगे थे। चंद लम्हों के लिए वो भी वहां ठहर गया। दूर से फायर ब्रिगेड की घंटियों की आवाजें आने लगी थी। उसके साथ ही पुलिस की जीपों की मखसूस हारन सुनाई दे रहे थे। उसने अब वहां से हट जाना ही मुनासिब समझा। बाकी लोग भी किसी मुमकिन गवाही के खौफ से वहां से खिसकना शुरू हो गए थे। पान चबाता हुआ वो अपने घर की तरफ उड़ा चला जा रहा था। सर्दी खासी ज्यादा थी लेकिन उसे कुछ ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। घर के बाहर उसने मोटरसाइकिल बंद कर दी। बाहर का दरवाजा अंदर से बंद था। खान ने घंटी बजाने के बजाय उसे खुद खोलना ज्यादा मुनासिब जाना। दरवाजे को फलांग कर वो अंदर दाखिल हो गया। उसने कुंडी बगैर आवाज पैदा किए खोली, मोटरसाइकिल अंदर धकेली और फिर दोबारा कुंडी लगा दी। घर के करीबन सभी लोग उसका इंतजार करने के बाद सो गए थे। खान ने किसी को जगाने के बजाय मोटरसाइकिल अंदर खड़ी कर दी। अपने कमरे तक भी बगैर आहट पैदा किए चला आया। थोड़ी देर बाद ही वो अपनी चारपाई पर लंबी तान के सो रहा था। सुबह वो हस्बे मामूल बेदार हुआ था। उसने बर वक्त गुस्ल किया और घर वालों के साथ पाठ में भी शिरकत की। हिंदू घरानों की रवायत के मुताबिक सब लोग मिलकर पाठ कर रहे थे। वो भी कभी कभी इसमें शरीक हो जाया करता था। पाठ से फरागत के बाद वो मामूल के मुताबिक अखबार का मुतालिया करने लगा। अखबार के पहले ही सफ़े पर दिल्ली की इस मॉडर्न कॉलोनी के एक बंगले में पुरस्कार आग लगने का वाकया बड़े सनसनीखेज अंदाज में रिपोर्ट किया गया था। ये भी बताया गया था कि वहां से एक जली हुई लाश भी बरामद हुई है और बंगले का बेहोश चौकीदार भी जो जख्मी था। अखबार ने इस वारदात के मुतल्लिक अपने अंदाजे कायम किए थे और इसके पीछे किसी गहरी साजिश का रोना भी रोया था। मुस्कुराते हुए उसने अखबार वहीं रख दिया और नाश्ते की मेज पर आ गया। आज बलाकी राम ने उनके यहाँ दावत पर आना था। सहाय ने नाश्ते की मेज पर ही उसकी आमद और प्रोग्राम से मुतल्लिक मशवरे शुरू कर दिए थे। रमा ने कॉलेज से छुट्टी कर ली थी क्योंकि घर में काम बहुत था। कशूर और आशा इस सिलसिले में किसी भी बोरियत का सामना करने से कॉलेज चले जाना बेहतर समझते थे। दोपहर तक बलाकी राम और उसके घर वालों की आमद तक सभी लोग काम में जुटे रहे। बलाकी राम दोपहर से कुछ देर पहले अपने परिवार समेत एक टैक्सी में बैठकर वहां आ गया था। उसने सिविलियन कपड़े पहन रखे थे और अपने 7 बच्चों को साथ लेकर आया था। सूबेदार बलाकी राम की 5 लड़कियां और 2 लड़के थे। 3 लड़कियां बड़ी थीं और 2 छोटी।
तीनों ने मेकअप में एक दूसरे को मात दी हुई थी और बिल्कुल एक दूसरे की हम उम्र दिखाई देती थी। उन्हें जब भी मौका मिलता खान से कोई न कोई बात जरूर कह देती। रमा ने यह बात खास तौर से महसूस की थी कि तीनों ही खान पर लट्टू हो गई थी। वो इन तीनों लड़कियों और खान की बुखलाहट से बैक वक्त लुत्फ अंदोज हो रही थी। बलाकी राम के बच्चों ने वो ओहदम मचाया था कि खुदा की पनाह। कशूर और आशा भिकाले से वापस आ चुके थे और दोनों खासे जच दिखाई दे रहे थे। कशूर तो बतौर एहतजाज घर से बाहर ही चला गया था। खान के लिए सबसे बड़ा मसला बलाकी राम की लड़कियों से जान छुड़ाना था जो उसके गले का हार बन रही थी। वो दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि उसकी रवानगी का कोई बहाना बन जाए। रमा से उसने मुतअद्दिद मर्तबा इस मुसीबत से छुटकारने की दरख्वास्त की थी, लेकिन रुसवाए हंसने की और कुछ न कर सकी। बलाकी राम की जुबान मुसलसल चल रही थी और बेतहाशा खाते खाते अपनी बहादुरी के जाली वाकयात भी सुना रहा था। फिर मौजू गुफ्तगू पाकिस्तानी जासूस बन गई। आजकल यूं भी पाकिस्तानी कमांडोज और जासूस हर भारतीय के हवास पर भारतीय प्रेस ने सवार कर दिए थे और खान ने अंदाजा लगा लिया था कि जिंदगी का शायद ही कोई शोबा उनके जिक्र से महफूज रहा हो। बलाकी राम बड़े फख्र से मूंछों को ताव देता और इन लोगों को बता रहा था कि किस तरह भारतीय फौज बंगाली गद्दारों और मकामी बदमाशों और फौजियों पर मुश्तमिल एक फौज मुक्ति बाहिनी के नाम से तैयार कर रही है जो मशरकी पाकिस्तान में सरगर्म अमल है। उसने बताया कि जल्द ही इन लोगों की कार्रवाइयां दुनिया के सामने आने लगेंगी और ये सब मिलकर बांग्लादेश बना डालेंगे। पाकिस्तानी कमांडोज के जिक्र पर वो अपनी बेईमानी के कारनामे सुनाने ही लगा था कि ऐन उन लम्हात में जब बोरियत से खान का सर दुखने लगा था, रमा ने उसे रजनी के फोन की इतला दी और वो खुदा का शुक्र गुजारता उठकर फोन वाले कमरे में आ गया। रजनी ने उसे इतला दी थी कि 5 बजे उसे छुट्टी मिलेगी, खान उसे आकर ले जाए। वो अब उसको हर बात बताना अपना फर्ज ख्याल करने लगी थी। 4 बज रहे थे जब खान ने बलाकी राम और उसके परिवार से जरूरी काम का बहाना करके मुआवजत कर दी। रवानगी से पहले उसने मिस्टर साय को एक तरफ ले जाकर हदायत की थी कि वो बच्चों की मिठाई के बहाने रवानगी के वक्त 100 रुपया दे दें। अब मैं ऐसा बच्चा भी नहीं हूँ कि ये बात न समझ सकूं, उन्होंने खान से कहा और हंस दिए। रजनी के दफ्तर के अंदर जाना आज न जाने क्यों उसने मुनासिब न समझा और मेन गेट ही से उसे फोन पर अपनी आमद की इतला कर दी। वो यहाँ तक रिक्शा पर आया था और अब उसने रिक्शा वाले को रुखसत कर दिया था। थोड़ी देर बाद ही उस रजनी अपनी तरफ आती दिखाई दी। खान जानबूझकर दरवाजे से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। गजब हो गया भैया, रजनी ने उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही दुआई दी। ठहरो ठहरो, उसने रजनी के मुंह के सामने हाथ करते हुए कहा। अगर कोई बुरी खबर है तो मुझे ना सुनाना, मैं पहले ही बहुत बोर हो चुका हूँ। आज वो कमबख्त सूबेदार अपने परिवार समेत दावत पर आया हुआ था। ओहो भैया, रजनी ने शिकायत भरे लहजे में कहा, एक तो तुम बात का टेम्पो ही तोड़ देते हो। मालूम है मैं क्या बताने वाली थी? मालूम है क्या? अरे यही कहो कि कोई बंगाली जर्नल भाग कर आया है या किसी पाकिस्तानी जासूस ने कोई रेलवे लाइन उड़ा दी है। एक तो तुम्हारे सर पर ये हर वक्त जो नौकरी सवार है, इससे मैं बड़ा तंग आ गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। रजनी के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। वो जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो एक बंगाली कर्नल भाग कर आया है, उसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने यहाँ कत्ल करवा दिया है। नहीं, इस मर्तबा खान ने वाकई बुखला जाने वाली एक्टिंग की थी, लेकिन इतनी बड़ी खबर अखबार में तो छपी नहीं। छपी है और आपने पढ़ी भी है। रजनी ने कहा, कमाल है भाई, ना तो मेरा हाफजा इतना कमजोर हुआ है और ना ही मेरी नजर। बात यह भैया कि ऐसी खबरें बज़ाहिर किसी को नजर नहीं आती। तुमने आज अखबार में मॉडर्न कॉलोनी के एक बंगले में आग लगने की खबर तो पढ़ी है ना? हाँ हाँ, वो तो पढ़ी है। उसी में तो जल कर मरा है ये कर्नल, रजनी ने बड़े राजदाराना लहजे में कहा। जवाब में खान ने बड़ा जोरदार कहका लगाया, एक तो तुम लोग हर बात में बात निकाल लेती हो। ये बाल की खाल उतारने वाली आदत कुछ अच्छी नहीं। बंगले में किसी वजह से आग लग गई और तुमने समझ लिया कि उसे कत्ल किया गया है। खान ने बड़े गैर संजीदा लहजे में कहा, भैया एक तो तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, मेरी हर बात पर तनकीद शुरू कर देते हो। ओह सॉरी। खान ने यकदम संजीदा होने की अदाकारी करके रजनी को बुखला ही तो दिया था। देखो रजनी, क्या हुआ जो हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन कभी कभी मेरा मन कहता है जरूर किसी पिछले जन्म में हम बहन भाई बिछड़ गए हैं। मैं तुम्हें दुखी करने का तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी किसी बात का बुरा मत माना करो, ये मेरा स्टाइल है। रजनी ने बेकरार होकर उसका हाथ थाम लिया। अरे नहीं भैया, अगर मैं कभी बेतकल्फी पे उतर आऊं तो तुम सीरियस ना हो जाया करो। ये तो मैं यूं ही कह देती हूँ, अगर तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? अच्छा चलो कुछ पीते हैं। खान ने एक सनेक बार नजदीक आने पर कहा। रजनी ने बज़ाहिर उसका मूड नॉर्मल करने के लिए उसकी आंखों में झांकते हुए लोफरों को उसी अंदाज में सीटी बजाई। भैया नाराज काहे को होता है, आओ ना, उसने अपना लहजा बिगाड़ कर कहा और खान के बाजू में बाजू डालकर स्नेक बार की तरफ चलने लगी। ये सब कुछ उसने इतनी बेतकल्फी से किया कि वहां से गुजरने वाले राहगीर दोनों की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ ख्याल करो इन लोगों का, खान ने उसे समझाना चाहा।
जलते हैं साले, जलने दो ना, रजनी ने बड़े फिल्मी अंदाज में कहा और उसी पोजीशन में स्नेक बार के दरवाजे तक चली आई। दोनों एक खाली मेज पर जम गए। एक मुअद्दब बहरा उनके नजदीक आन कर खड़ा हो गया। मेरे लिए काफी और साहब जो पसंद फरमाए, उसने बहरे से कहा। मेरे लिए भी काफी, खान ने बहरे से कहा और खामोशी से रजनी की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखों में अभी तक शरारत नाच रही थी। भैया एक बात बताओगे? जी। तुम वाकई मेरी बात का गुस्सा करते हो? सच कह दूं? हाँ। नहीं। देखो रजनी, आइंदा मुझसे ये सवाल कभी ना करना। मैं तुम्हारे मुतल्लिक क्या सोचता हूँ, तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूँ, ये भगवान ही जान सकता है। मैं जानती हूँ मेरा मन कभी झूठ नहीं बोलता। कोई ताकत मुझे तुम्हारे मिलने के बाद से एहसास दिलाने लगी है जैसे मेरी कोई बहुत बड़ी कमी पूरी हो गई हो। खान चुप रहा। खैर ये बात तो पूरी सुनना पड़ेगी। रजनी ने फिर इसे छेड़ा। अच्छा भैया सुना दो, लेकिन इस होटल से बाहर नहीं। भैया हमारी इतला के मुताबिक पहले कर्नल की गर्दन की हड्डी तोड़ी गई थी और दरवाजे पर मौजूद गार्ड भी जख्मी था। किसी ने इस पर अचानक ही हमला किया था। उसके बाद उसे होश नहीं रहा, उसे बेहोशी की हालत में ही जला दिया गया था। भाई इसका मतलब तो यही है कि ये लोग बहुत तेज हैं। खान ने यह बात बिल्कुल इसी तरह कह दी थी जैसे उसकी गुफ्तगू बहुत संजीदगी से सुन रहा हो। यही तो मैं कहती हूँ कि हमें अपने दुश्मन को कमजोर नहीं चाहना चाहिए, लेकिन मेरा बास नहीं सुनता, गधा कहीं का। किसी रोज देख लेना, ये लोग हमारा हेडक्वार्टर भी आकर उड़ा जाएंगे। अब ऐसी भी बात नहीं है कि तुम इन्हें अपने जहन पर ही सवार कर लो। अगर तुम्हारे अफसर नालायक हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तानी बहुत बहादुर लोग हैं। भाई ऐसा तो होता ही है, उसने रजनी से कहा। दोनों बहन भाई अब बाहर निकल आए थे। खान उसे जबरदस्ती एक नजदीकी मार्केट में ले गया था। उसने रजनी को ना करने के बावजूद 2-3 साड़ियां खरीद कर दी थी और मौसी जी के लिए अलग से साड़ी लेना भी नहीं भूला था। दोनों मार्केट के बाहर किसी रक्षा के इंतजार में खड़े थे जब इनकी पुश्त पर किसी ने रजनी को रजनी जी कहकर पुकारा। खान रजनी के साथ ही चौंका और एकदम पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके सामने खिलते हुए रंग का एक नौजवान जिसकी शक्ल से जहानत और शराफत टपक रही थी, बड़ा मुअद्दब खड़ा था। हेलो अहमद, कैसे हो? जी ठीक हूँ, उसने खान की तरफ कुन अखियों से देखते हुए कहा। ये मेरे भैया हैं अरुण कुमार और आप हैं अहमद कमाल बेग, मेरे कॉलेज के साथी हैं। रजनी ने दोनों का तारुफ करवाया। रजनी बहुत बेबाक लड़की थी। राह की तरबियत ने गो के इसे बेहया बनाने की मकदूर भर कोशिश की थी, लेकिन अभी तक उसकी घुटी में मौजूद नुस्वानियत और शराफत का मुकम्मल जनाजा नहीं निकला था। वो बहुत ज्यादा बेतकल्लफ और बेझिझक जरूर हो गई थी, लेकिन उसमें अभी तक मशरकी औरतों की रवायती शर्म हया बाकी थी। खान ने महसूस किया था कि अहमद कमाल बेग से उसका तारुफ करवाते वक्त रजनी बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही थी जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। आइए एक कप चाय पी लें। खान ने उसे तारुफ और एक दूसरे की खैर आफियत पूछने के बाद दावत दी। जी, वो कुछ झिझक महसूस कर रहा था। शायद रजनी की भी यही हालत थी। फिर कभी सही। अरे फिर क्यों भाई, आओ अभी। खान वापस उस स्नेक बार की तरफ मुड़ गया। उसे जानबूझकर दोनों को अपने पीछे आने और आपस में गुफ्तगू करने का मौका दिया था। दोबारा इसी मेज पर आकर बैठ गए जिससे अभी अभी उठ कर गए थे। क्या काम करते हैं आप? मैंने एमए किया है और अब वालिद साहब का बिजनेस संभाल रहा हूँ। कोई नौकरी कर लेते? खान ने उसे छेड़ा। ये नौकरी नहीं कर सकते, मुगल बादशाहों की औलाद है ना। रजनी ने अपनी खिफत मटाने के लिए माहौल को जरा खुशगवार बनाना चाहा। आप तो जानते ही हैं कुमार जी, नौकरी अव्वल तो मिलती ही नहीं, अगर मिल भी जाए तो इतनी कम तनख्वाह में गुजारा ही नहीं। फिर मेरे सिवा अब्बा का और है ही कौन। अल्लाह का शुक्र है अच्छा भला बिजनेस है, वही संभाल लूंगा, कमाल बेग ने जवाब दिया। चाय पीते हुए खान उससे जबरदस्ती बेतकल्लुफ हो गया था और वहां से उठने से पहले वो इन दोनों के मुतल्लिक एक अंदाजा कायम कर चुका था। वो जान गया था कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा फासला है कि जिसे पाटना दोनों ही के लिए मुमकिन नहीं। भारत में मुतजाद मजाहिब के लड़के लड़कियां आपस में शादियां तो जरूर कर लेते थे, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा कीमत भी अता करनी पड़ती थी। यहाँ तो मामला और भी संगीन था। रजनी न सिर्फ हिंदू लड़की थी बल्कि भारत की आला तरीन इंटेलिजेंस राह में भी ज़ेरे तरबियत थी और अब उसके लिए अपनी मर्जी से जिंदा रहने के मौके बहुत कम थे। जिस सादगी और खुलूस से रजनी उसे भाई के नाते टूट कर चाहने लगी थी, उसके बाद खान के लिए उसे इस तरह बेसहारा छोड़ देना मुमकिन नहीं रहा था। अगर यह सब कुछ उसके बिजनेस का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो दुनिया की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरह कोई पेशावर जासूस और कातिल नहीं था। वो एक नजरियाती ममलिकत का और मखसूस नजरियात का हामिल मुसलमान लड़का था, जिसके लिए इंसानी मामलात से बिल्कुल कट कर सिर्फ दूसरों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहना मुमकिन नहीं था। इस मुलाकात ने उसे खासा बोझल कर दिया था। अहमद कमाल बेग दोनों को टैक्सी तक छोड़ने आया था। दोनों घर पहुंचने तक खामोश रहे थे। टैक्सी खान ने जानबूझकर घर से कुछ दूर ही छोड़ दी थी। रजनी भी समझ गई थी कि वो इससे कुछ गुफ्तगू करना चाहता है। दोनों खामोश चंद कदम चलते रहे, फिर रजनी रुक गई। नाराज हैं आप? उसने खान से नजरें मिलाए बगैर पूछा। हाँ, लेकिन हाँ इस बात पर नहीं जो तुम समझ रही हो, बल्कि इस बात पर कि तुमने मुझे भी आम किस्म का मुतअस्सब हिंदू जान लिया। खान ने शिकायत भर लेचे में कहा। भैया, रजनी ने शिद्दत से जज्बात से बेकाबू होकर कहा। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ रजनी, मैं सच कह रहा हूँ,
میں تمہارا بھائیوں جیسا دوست اور دوستوں جیسا بھائی ہوں، مجھ سے تمہیں کچھ چھپانا نہیں چاہیے۔ محبت کرنے والے تو بہادر ہوتے ہیں رجنی، اور محبت ان تمام قباحتوں سے بہت عرفہ و اعلیٰ قسم کا کوئی جذبہ ہے۔ یہ مذہب کی قید سے آزاد ہے رجنی، بالکل آزاد۔ بھیا، رجنی نے شدت سے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ خان نے محسوس کیا جیسے وہ رو رہی تھی۔ حوصلہ کرو پگلی، میرے جیتے جی تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کر گزروں گا جو میرے اختیار میں ہے، خان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ خان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی موسی جی کی بانچیں کھل اٹھی۔ وہ حسب سابق بے اختیار اس کی بلائیں لینے کے لیے آگے بڑھی۔ خان وقتاً فوقتاً اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا تھا۔ تھوڑی دیر تک اپنی موسی جی کے پاس بیٹھ کر وہ واپس چلا آیا۔ گھر پہنچا تو بلاکی رام اپنی فیملی سمیت رخصت ہو چکا تھا۔ خان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ رات گئے تک آشا اور کشور بلاکی رام کی بیٹیوں کا نام لے لے کر اسے چھیڑتے رہے اور وہ ان کے ساتھ ساتھ ہنستا رہا۔ بلاکی رام نے روانگی سے پہلے سہائے کی مہمان نوازی کا خصوصی شکریہ ادا کیا تھا اور سہائے کو اگلے بڑے آرڈر کی خوشخبری بھی سنا دی تھی۔ کرنل ایکس کی موت کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ ہل کر ہی تو رہ گئے تھے۔ خان نے پے در پے ان پر بہت سی چوٹیں کر دی تھی اور انہیں اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ پاکستان کا کوئی بہت ہی ذہین ایجنٹ ان میں آن گھسا ہے۔ اس بات کا احساس خان کو بھی بخوبی تھا اور اس کے افسران بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے خان کو فی الحال پردہ اسکرین سے ہٹا لیا تھا اور اس نے 2 ماہ کا یہ صبر آزما عرصہ بڑی خاموشی سے گزارا۔ اس دوران بس وہ معمول کی معلومات بلاکی رام اور رجنی کے ذریعے حاصل کرتا رہا۔ ان 2 مہینوں میں اس نے ایک کام ضرور کیا تھا کہ رجنی اور احمد کمال بیگ دونوں کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اگر ان کا جذبہ سچا ہے تو انہیں آپس میں جدا نہیں کر سکتی، اور اس کام میں اس کی سب سے زیادہ مدد کی تھی رما نے۔ خان پہلے تو رما سے یہ بات کرتے ہوئے بھی جھجکتا تھا، لیکن ایک روز اس نے پہلے تو بین السطور میں بات کر کے اس کی رائے معلوم کی، پھر رما کو اصلیت بتا ہی دی۔ وہ حیران ہی تو رہ گیا جب رما نے بڑی گرمجوشی سے ان دونوں کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ اس موٹی نے آج تک مجھے بھی اس بات کی ہوا نہیں لگنے دی۔ کوئی بات نہیں، پوچھ لوں گی اس سے، اس نے کہلا کیا۔ احمد کمال بیگ کا والد اس حد تک تیار تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے یہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھارت کے کسی بھی دوسرے صوبے میں بسنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ان لوگوں کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ضرورت پیش آئی تو وہ دونوں کو ملک سے باہر بھیج دے گا۔ اب مرحلہ باقی رہ گیا تھا رجنی کی ماں سے بات کرنے کا، اور اس کے لیے خان کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھا۔